आपका स्वागत है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं बंधु कोचिंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है, उसको देख लीजिए। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है कि मध्य प्रदेश के मुख्य भाग कितने हैं और टोटल भाग कितने हैं और कौन कौन से प्रश्न आए हैं, इसके बारे में सभी जानकारी दी गई है। हमने वहाँ पर सामान्य जानकारी प्राप्त की है, उसके बाद में हम एक एक पार्ट को लेकर इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले यह इस वीडियो का पार्ट रहेगा मध्य भारत का पठार। और मध्य भारत के पठार से यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उसी प्रकार से मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उस पार्ट से मुख्य भाग से कितने प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रश्न पूछे गए, वो भी हमने बात कर ली। तो इस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मध्य भारत के पूर्व में कौन कौन से पठार है। यह पूछा गया था प्रश्न MPSI 2017 में। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है, आया हुआ है। इससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कौन सा पठार है, जब पूर्व में पूछ सकता है तो पश्चिम में भी पूछ सकता है कि कौन सा पठार है। दूसरी बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश की हांडी किसे कहा जाता है। यह पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था प्रश्न है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे पूरी डिटेल से। और इसके बाद में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। यह डेयरी फेडरेशन के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, यह प्रश्न भी पूछा गया था। इसी प्रकार से मध्य भारत की नदियां कौन सी दिशा में बहती है। मध्य भारत की जो नदियां मध्य भारत से पठार से निकल कर जाती हुई नदियां कौन सी दिशा में बहती है। तो कई प्रकार की नदियां हैं, बहुत सारी नदियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चंबल नदी की गहराई कितनी है, ये भी फॉरेस्ट गार्ड 2010 में पूछा गया। सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा किया जाता है। MPPSC और कांस्टेबल 2016 में पूछा गया। और मध्य भारत के पठार में किस माह में सबसे अधिक गर्मी होती है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं ये प्रश्न देखकर। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस टॉपिक से संबंधित ये प्रश्न आए हैं वो तो आपसे सॉल्व होंगे और साथ ही साथ अन्य इससे संबंधित प्रश्न आपको बन जाएंगे। ठीक है, कैसे भी प्रश्न पूछेंगे तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप इस वीडियो से पूरी जानकारी लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज, मध्य भारत का पठार। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल और उसमें मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। इसको रब कर देते हैं। ये प्रश्न अगर आप उतारना चाहें तो वीडियो को रोककर अभी उतार सकते हैं। देखिए, ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश का ये मैप है और इस मैप में हम जानेंगे जितने भी पठार है, कौन कौन से पठार है। ठीक है, कौन कौन से पठार, उनकी क्या विशेषता है और यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। हमने पहले वीडियो में बात करी थी कि यहाँ पर स्थित है यह पूरा की पूरा यह मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का ये क्या है, पठार। मध्य भारत का ये क्या है, पठार है। मध्य भारत की पठार की बात करें तो ये यहाँ पर इसकी स्थिति इस प्रकार से है, ये वाले ये। ठीक है, ये मध्य भारत का पठार है। इसके बाद में हमने बात करी थी कि यहाँ पर और कौन कौन से पठार है। तो देखिएगा, ये वाला हिस्सा ये है बुंदेलखंड का और ये वाला हिस्सा ये रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, और उसके बाद में हम बात कर रहे थे यहाँ पर इस प्रकार से ये मालवा का पठार है। ठीक है, और मालवा के पठार के जस्ट नीचे यहाँ पर ये वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी। और उसके बाद में हम बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा बघेलखंड का है और ये बीच में ये वाला सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। ठीक है, ये सतपुड़ा, ये कौन सा, नर्मदा, नर्मदा सोन, ये नर्मदा सोन, ये मालवा, ये मालवा। और इसके बाद में हम बात करते हैं तो ये कौन सा, बुंदेलखंड, ये कौन सा है, बुंदेलखंड। और ये वाला हम बात करते हैं तो रीवा पन्ना, रीवा पन्ना। ठीक है, रीवा पन्ना। और इसके बाद में ये वाला बघेलखंड, ये वाला बघेलखंड है। ठीक है, ये पार्ट 7 पार्ट में बटा हुआ है।
मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से 7 भागों में बटा हुआ है। पहला मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड, रीवा, बघेलखंड, सोन, नर्मदा सोन और ये मालवा और ये सतपुड़ा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। आज हम सिर्फ और सिर्फ मध्य भारत के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या क्या विशेषता है, कौन कौन से जिले हैं, इनकी क्या जो भी इम्पोर्टेंट है वो सभी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, ये इतना आप पूरा डिटेल्स देखना चाहते तो आपको वीडियो में बता दिया गया है, पिछले वीडियो में, उस वीडियो को जाकर आप देखिएगा जरूर। चलिए, इस भाग में हम बात करते हैं तो यह भाग मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये पूरा की पूरा भाग मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। इस भाग के यहाँ पर जस्ट मध्य भारत के ऊपर उत्तर में यहाँ यमुना नदी पड़ती है। यमुना नदी इस भाग के मध्य भारत के भाग के पूर्व उत्तर में क्या पड़ती है, यमुना नदी। इस भाग के दक्षिण में पड़ता है मालवा पठार। इस भाग के दक्षिण में पड़ता है मालवा पठार। ठीक है, मालवा का पठार इस भाग के दक्षिण में पड़ता मालवा का पठार। और इस भाग के पूर्व में पड़ता है बुंदेलखंड का पठार। इस भाग के मध्य भारत के भाग के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार। और इस भाग के पश्चिम में कहें तो राजस्थान पड़ता है। पश्चिम में क्या पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि मध्य भारत के उत्तर में यमुना नदी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, यमुना नदी या उत्तर प्रदेश पूर्व में पड़ता बुंदेलखंड, ठीक है, दक्षिण में पड़ता मालवा का पठार और राजस्थान में पश्चिम में पड़ता राजस्थान। यही तो प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यही तो प्रश्न पूछा गया था कौन से परीक्षा में। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न, पूछा गया था कि मध्य भारत के पूर्व में कौन सा पठार है, तो ये क्या है, इसका उत्तर क्या रहेगा, बुंदेलखंड का पठार। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि मध्य भारत के पठार से उत्तर में कौन सा क्षेत्र लगता है, तो यमुना नदी या उत्तर प्रदेश पूछ सकता है, या पश्चिम में राजस्थान या दक्षिण में मालवा का पठार पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिले कौन कौन से आते हैं। तो जिले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा, ये क्या है, श्योपुर है। ठीक है, ये वाला जिला श्योपुर है और श्योपुर के ऊपर ये मुरैना है और मुरैना से इधर वाला हिस्सा ये भिंड है। ठीक है, और भिंड के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाला ग्वालियर है और ग्वालियर के बाद में ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये पूरा की पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, ये क्या है, शिवपुरी है। और शिवपुरी के नीचे हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ गुना है और गुना के बाद में करते थे यह राजगढ़ है और राजगढ़ की बात करते थे यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर आगर मालवा और आगर मालवा के बाद में यहाँ नीमच। तो जिले की बात करते थे, ये कौन सा, नीमच जिला, और ये कौन सा, आगर मालवा, ये कौन सा, आगर मालवा जिला। और इसके बाद में यहाँ पर पड़ता है राजगढ़, ये कौन सा, राजगढ़ के बाद में यह कौन सा, गुना, और गुना के बाद में यह कौन सा, शिवपुरी, ये जिला कौन सा, शिवपुरी जिला। शिवपुरी के बाद में ये श्योपुर, ये कौन सा जिला, श्योपुर के बाद में ये ग्वालियर। ठीक है, ध्यान रखना, भिंड, मुरैना और ये कौन सा जिला है, भिंड जिला। लेकिन दतिया जिला यहाँ पर इस पठार के अंतर्गत नहीं आता है। दतिया जिला बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखेगा, ये कौन सा जिला, मुरैना जिला। और ये कौन सा जिला, भिंड जिला। तो ये भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, मालवा और ये राजगढ़ और ये नीमच और थोड़ा सा हिस्सा आता है, थोड़ा सा मंदसौर का। ठीक है, मंदसौर का हिस्सा आता है। मंदसौर का हिस्सा इतना आता है, इतना आता है। ठीक है, मान लीजिए कि 100 आधा मंदसौर, तो मंदसौर आधा मालवा में आता है और आधा मंदसौर कहाँ पर आता है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। तो अब ऐसा याद रखिए कि शोर कहाँ पर स्थित है, ये शोर कहाँ, मध्य भारत के पठार में स्थित है। ये जिले आपको पता चल चुके हैं कि कौन कौन से जिले है। ठीक है, ध्यान रखेगा। उसके बाद में हम कहते हैं कि यह जो मध्य भारत का पठार है, यह कहलाता है चंबल
नदी का उपाद्र प्रदेश कहा जाता है। चंबल नदी नदी का उपाद्र प्रदेश। उपाद्र का मतलब होता है कि उपाद्र का मतलब होता है कि इस नदी जो चंबल नदी यहाँ से इस क्षेत्र से निकल कर जाती है तो इस पूरे क्षेत्र को सिंचित करती है, ठीक है, गीला रखती है। उपाद्र का मतलब होता है गीला, ठीक है, नमी वाला स्थान। तो इस नदी के द्वारा क्या किया जाता है, इस क्षेत्र को सिंचित किया जाता है चंबल नदी के द्वारा, इसलिए इसे कहा जाता है, इसलिए कि इसे कहा जाता है चंबल नदी का उपाद्र प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो इस पठार की जो चट्टानें हैं किस प्रकार की है, इस पठार की चट्टानें की बात करते हैं, चट्टान की बात करते हैं तो यहाँ पर चट्टान है इस विंध्य समूह, ठीक है, विंध्यन समूह, विंध्यन समूह की यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें है, ठीक है, कौन चट्टानें है, बेसाल्ट चट्टानें है, बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है, विंध्यन समूह की बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इस पठार में कैसी चट्टानें, विंध्यन विंध्यन समूह की बेसाल्ट चट्टानें स्थित है इस पठार में। बात करते हैं यहाँ की मिट्टी की, यहाँ की मिट्टी की बात करते हैं, इस पठार की मिट्टी की, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ व काली मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ व काली मिट्टी पाई जाती है इस पठार में, ठीक है, इस पठार में जलोढ़ और काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार में नदियाँ कौन कौन सी है, तो नदियाँ की बात करें तो सबसे पहले तो चंबल नदी, ठीक है, और चंबल की सारी सहायक नदियाँ यहाँ पर इस पठार में आकर मिलती है, चंबल की सारी सहायक नदियाँ। इसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर काली सिंध भी है, काली सिंध है, ठीक है, काली सिंध है, और काली सिंध के बाद में बेतवा, बेतवा नदी भी इस पठार से निकलकर जाती है, ठीक है, बेतवा। फिर यहाँ पर पार्वती, पार्वती मतलब कि जितनी भी नदियाँ सहायक नदी चंबल नदी की है, ये सारी की सारी नदियाँ इस पठार से होकर गुजरती है, ठीक है। और यहाँ की जलवायु पूछा जाता है तो यहाँ की जलवायु की बात करें, इस पठार की जलवायु की बात करें तो जलवायु यहाँ इस पठार की महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है, की जलवायु, ठीक है। इस पठार की ऊंचाई भी पूछा जाता है तो इस पठार की ऊंचाई की बात करते हैं हम, इस पठार की ऊंचाई औसत ऊंचाई इसकी 500 मीटर है, कितनी, 500 मीटर है, 500 मीटर। औसत का मतलब होता है कि बीच वाला औसत, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कहीं जगह 100 होगा, कहीं जगह 200 होगा, कहीं जगह 200 होगा, कहीं जगह 300 होगा, कहीं जगह 500 होगा, और कहीं जगह 600 होगा, ठीक है, और कहीं जगह 700 होगा। इसी प्रकार से ये बीच वाला हिस्सा यह क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो औसत कितनी ऊंचाई इसकी, तो औसत ऊंचाई इसकी 500 मीटर है, ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर फसल कौन कौन सी उगाई जाती है, फसल कौन कौन सी उगाई जाती है, तो यहाँ पर सबसे अधिक सरसों, इसलिए इसे कहा जाता है सरसों की हांडी। इस पठार को, मध्य भारत के पठार को क्या कहा जाता है, सरसों की हांडी। यहाँ पर लिख देते हैं सरसों की हांडी। सरसों की हांडी किस पठार को कहा जाता है, तो मध्य भारत के पठार को कहा जाता है सरसों की हांडी। और यह प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, मैंने आपको जस्ट बताया था, ठीक है। यह प्रश्न कौन सी परीक्षा में आया था, यह 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था। मध्य प्रदेश की सरसों की हांडी किसे कहते हैं, तो यह कौन सा पठार, हमारा मध्य भारत का पठार, इस पठार के अंतर्गत पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। यहाँ की इतनी बात हमने कर ली है। इसके बाद में इस पठार की जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 32,800। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की बात करते हैं 32,800 ठीक है, 32,898 लगभग 96 किलोमीटर वर्ग
वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर है। और अगर मान लीजिए इस क्षेत्रफल का प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत की बात करें तो यह है 10.7% है, मतलब कि 70 भी हम मान सकते हैं। ठीक है, 10.70 या 7% है इस पूरे भूभाग का है। मध्य प्रदेश के प्रतिशत 100% में से 10.70% ये इसके पास है। मध्य भारत पठार के पास में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इतनी बातें आप क्लियर कर लीजिए। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी जस्ट कि चंबल नदी को क्या कहा जाता है, उपाद्र प्रदेश कहा जाता है। चंबल इस पठार को चंबल नदी का उपाद्र प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर जिले श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, मंदसौर, नीमच ये जिले आते हैं। ठीक है, इन जिलों में इसका विस्तार है। बात करते हैं तो यह मालवा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, मालवा के उत्तर में स्थित है मध्य भारत। ठीक है, बुंदेलखंड के पश्चिम में स्थित है मध्य भारत है। यमुना नदी के दक्षिण में स्थित है। और बात करते राजस्थान के पूर्व में स्थित है। वहीं अगर मान ली मध्य भारत के पठार से अगर पूछता है तो मध्य भारत के पठार से पश्चिम में क्या है, राजस्थान है। पूर्व में क्या है, बुंदेलखंड है। उत्तर में क्या है, यमुना नदी। दक्षिण में क्या है, मालवा का पठार। तो आप किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, आप हल कर सकते हैं उसे। उसके बाद हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना है, तो 32,896 वर्ग किलोमीटर है। और इसका प्रतिशत कितना है, तो 10.70% है। यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु इस पठार की है। और ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर है। और फसल कौन कौन सी बोई जाती है, सबसे प्रमुख फसल सरसों, और इसीलिए इसे कहा जाता है सरसों की खांडी कहा जाता है। चट्टान की बात करें तो चट्टान विंध्यन समूह की बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती है यहाँ पर। और मिट्टी कौन सी, जलोढ़ वो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और नदियां कौन कौन सी, चंबल, काली, सिंध और बेतवा नदी यहाँ पर निकलती है। तो ये मध्य भारत का पठार है। और इसके बारे में और कुछ जानकारी पाते हैं हम तो इस पठार में इसको आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं वीडियो को रोक कर। ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। और इस मध्य प्रदेश में यहाँ पर स्थित है ये क्या है, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, ठीक है, मध्य भारत का पठार। ये क्या है, मध्य भारत का पठार। इस पठार में वर्षा की बात करते हैं। इस पठार में वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा कितना, 75 सेंटीमीटर, 75% मतलब सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, पूरे साल भर में। तो यहाँ पर यह सबसे कम कम वर्षा सबसे कम वर्षा वाला पठार है। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला पठार माना जाता है। वहीं पर सबसे कम जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला की बात करें तो यह जिला कौन सा होगा, भिंड जिला। कौन सा होगा, भिंड जिला। यहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हमने क्या करा, मध्य भारत के पठार में वर्षा की बात करी तो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सबसे कम वर्षा मालवा के वाला पठार कौन सा कहलाता, मध्य भारत का पठार। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा, तो भिंड जिला है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में होती है। लेकिन वो जिला नहीं कहलाएगा। ठीक है, पंचमढ़ी एक क्षेत्र है और जिला होशंगाबाद है। तो पूरे होशंगाबाद में सबसे अधिक वर्षा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पंचमढ़ी होती है। अगर जिले की बात करें तो सर्वाधिक, ये तो सबसे कम। अगर मान लीजिए अधिक वर्षा वाले जिला, अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा कहलाएगा, वाला जिला कौन सा कहलाएगा, तो बालाघाट कहलाएगा। ठीक है, बालाघाट कहलाएगा। सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा वाला जिला पूछा गया है। अगर मान लीजिए आपसे क्षेत्र पूछता है या जिला नहीं पूछता है, क्षेत्र नहीं भी पूछता है, सिंपल कौन कहाँ पर होती है, तो आप कहेंगे पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये कौन सा, पंचमढ़ी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं तो इस पठार में जो नदियां हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि मध्य भारत की नदियां कौन सी दिशा में बहती है। तो इस पठार की जो ढाल है, इस पठार की ढाल है उत्तर की ओर है।
इस पठार के ढाल का मतलब आप समझ रहे, जिस प्रकार से स्लोप दिया जाता है छत पे और जिधर पानी बहकर जाता है उसे ही कहा जाता है ढाल। तो वो दिशा, जब कोई भी नदी बहती तो अपनी दिशा डिसाइड करती है ढाल के उपरांत करती है, ठीक है। तो इस पठार की जो नदियां हैं, यहाँ से जो इसकी दिशा है, इस प्रकार से यह उत्तर 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 में चलती हुई यह पूर्व की ओर बहते हुए यमुना नदी में जाकर मध्य प्रदेश के पठार से जो नदियां निकल कर जाती है उसका जल यमुना में मिला जाता है, और यमुना के बाद में यह गंगा में जाकर मिल जाती है। इसलिए इसलिए इस पठार को कहा जाता है, मध्य भारत का पठार को गंगा बेसिन का पठार कहा जाता है। गंगा बेसिन का पठार कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? गंगा बेसिन, गंगा बेसिन का पठार कहा जाता है, ठीक है। इस पठार को, तो मध्य भारत के पठार को क्या कहा जाता है? गंगा बेसिन का पठार कहा जाता है, क्योंकि इस पठार से जो नदियां निकलकर अपना जल चंबल में मिलाती, चंबल यमुना में मिलाती, यमुना गंगा में मिलाती, तो सारे के सारा जल कहाँ पर आता है? गंगा नदी में, ठीक है। बेसिन क्या होता है कि इस प्रकार से एक यहाँ पर जैसे कि आपके घर में एक बेसिन बना हुआ रहता है, वहां पर इस प्रकार से बना हुआ रहता है, और इस बेसिन में अगर मान लीजिए आप गिलास से भी पानी डालेंगे तो यही इसी रास्ते से जाएगा, बाल्टी से भी पानी डालेंगे इसी रास्ते से जाएगा, या किसी और अन्य साधनों के द्वारा पानी डाला जाएगा इस बेसिन में तो पानी इसी मार्ग से जाएंगे। ये मार्ग क्या कहलाता है? गंगा नदी कहलाता है। और ये जो अन्य साधनों से डाला गया वो पानी क्या कहलाता है? ये नदियों के द्वारा पानी डाला गया तो वो एक ही जगह जाकर यह फिर गंगा नदी के द्वारा माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक है। ये बेसिन कहलाता है। बेसिन का सिंपल सा समझ में आ जाता है आपको, अपने घर में यूज करते हैं। ये गंगा बेसिन है। इसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे सबसे बड़ा जो बीहड़ है ये क्या है? चंबल नदी। ये क्या है? चंबल नदी। ये चंबल नदी है, और ये चंबल नदी सबसे बड़ा बीहड़ कहाँ पर निर्माण करती? तो मुरैना में करती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बीहड़ कहाँ पर निर्माण करती है? तो मुरैना में करती है सबसे बड़ा बीहड़। इसके बाद में दूसरी नदी जो बीहड़ का निर्माण करती है तो वो ताप्ती नदी करती है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ का मतलब होता है गड्ढा। जिस प्रकार से नदी यहाँ पर जाकर बह रही है, ऐसे बह रही है बीच में, और यहाँ पर ये कच्चा क्षेत्र, मिट्टी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पास वाले क्षेत्र को काट कर यहाँ कहीं कहीं दिशा में अपनी कहीं दिशा अपनी बना लेती है। इस कारण से यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस वर्ष यहाँ से निकली है तो दूसरे वर्ष आगे से निकलेगी, तीसरे वर्ष आगे से निकलेगी, तो ये बीच में यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे, जहाँ पर डाकू को छुपने के लिए स्थान बनाए बन सकता है, ठीक है। इस कारण से इस क्षेत्र को मुरैना में जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है दस्यु। इस क्षेत्र को मुरैना में इस क्षेत्र को कहा जाता है दस्यु आश्रय 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 क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र कहाँ पर है? मुरैना में है, ठीक है। मुरैना में, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण कर रही है, और सबसे बड़ा बीहड़ इसी नदी के द्वारा बनाया जाता है, और इस बीहड़ को क्या कहा जाता है? दस्यु आश्रय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। घाटी या बीहड़, इसकी गहराई की बात करते हैं तो ये 300 मीटर गहराई तक ये दस्यु आश्रय क्षेत्र है। दस्यु का मतलब होता है कि आतंकवादी जो लोग यहाँ पर छुप जाते हैं, ठीक है, आतंकवादी लोग छुपते हैं, इन्हें दस्यु कहा जाता है। आश्रय का मतलब छुपना होता है। तो सब घाटी बीहड़ या घाटी या बीहड़ एक ही बात है, और इसकी गहराई कितनी है? 500 मीटर है, ठीक है। बात करते हैं इस पठार की जो नदियां उत्तर पूर्व की ढाल की ओर बहती है, तो हमने अभी जस्ट बात करी है। चंबल नदी सबसे अधिक मृदा का अपरदन करती है, सबसे अधिक मृदा का अपरदन करती है कि जैसे कि ये नदी बहकर जा रही है और आसपास के क्षेत्र की मिट्टी को बहाकर ले जाती है, और इसी कारण से यहाँ पर बीहड़ों का निर्माण होता है। क्या? बीहड़ों का निर्माण होता है, ठीक है। और इस बीहड़ों का निर्माण होने से क्या दस्यु आश्रय क्षेत्र मतलब कि सबसे अधिक गड्ढे बने जाते हैं और मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होता है। इस कारण से मध्य प्रदेश सरकार की एक परियोजना निकाली गई है, जिस परियोजना का नाम है छेड़ा व रंजक परियोजना है। छेड़ा व रंजक परियोजना में यह कहा गया कि इस क्षेत्र में जो चंबल नदी बहकर जा रही है
वहाँ पर मिट्टी का कटाव होता है, उसको अधिक से अधिक रोकने का प्रयास किया जाएगा इस परियोजना के द्वारा। ठीक है, तो यह परियोजना चलाई जा रही है चंबल नदी से संबंधित मुरैना में स्थित ये सीड़ा और रंजाक परियोजना। ठीक है, इस पठार में सर्वाधिक गर्मी मई माह में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मई माह में लू सबसे अधिक चलता है। इस कारण से यहाँ पर इस पठार में क्या सबसे अधिक गर्मी मई माह में पड़ता है। यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया था। इस पठार में शहरी जनजाति निवास करती है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इस पठार में जो जनजातियां हैं, ठीक है, सबसे पिछड़ी जनजाति है सहरिया, भरिया और कोल, ये जनजातियां है। इसमें से सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो मध्य भारत के पठार में पाई जाती है और यह मुख्य रूप से गुना और श्योपुर जिले में पाई जाती है। गुना और श्योपुर जिले में पाई जाती है। इस कारण से हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक जनजाति संग्रहालय का निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सहरा जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ पर है, श्योपुर में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको मध्य भारत के जितने भी प्रश्न बने हैं और बनने वाले हैं इनके बारे में चर्चा की है। जैसे कि हमने पहले प्रश्न की बात करी थी, पहला प्रश्न हमने बात करी थी मध्य भारत के पूर्व में कौन सा पठार है, तो यह कौन सा पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, पहला प्रश्न है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की हमने बात करी थी कि एमपी में सरसों की हांडी किसे कहा जाता है, तो सरसों की हांडी किसे कहा जाता है, मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। ये भी प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया और साथ ही साथ अन्य प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गया है। इसके बाद में हमने बात करी कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, 55 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमने बात करी कि मध्य भारत की नदियां की दिशा कौन सी है, तो दिशा उत्तर पूर्व की ओर कुछ दूरी तक उत्तर में जाती है और फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इस यहाँ की नदी है, इस पठार से निकलने वाली नदी है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात करी थी कि इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई है, चंबल नदी की गहराई कितनी है, तो 300 मीटर गहराई है और इसी कारण से यहाँ भीड़ों का निर्माण होता है और भीड़ों के निर्माण होते हैं तो उसे कहा जाता है विश्व आश्रय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर योजना कौन सी, सीधा और रंजाक योजना है, ये सबसे प्रमुख इंपोर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं तो और भी प्रश्न मैंने दिया था, सर्वाधिक मृदा अपरदन का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो यह सबसे चंबल नदी सबसे अधिक इसका भीड़ों का निर्माण करती है। ठीक है, और दूसरी नदी है भीड़ का निर्माण करने वाली ताप्ती नदी है, इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्य भारत के पठार में किस महीने में सबसे अधिक गर्मी होती है, कौन से महीने में होती है, गर्मी मई महीने में सबसे अधिक गर्मी होती है। ठीक है, और भी अन्य प्रश्न आपको मिल चुके हैं। तो ये इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे और ऐसा जिस प्रकार से मैं इस वीडियो में पढ़ाया है तो आपको 100% कैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप हल करके आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में मिलता हूं। मैं इसी प्रकार से जिस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए, कैसे पूछे गए और कैसे पूछा जा सकता है, उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा और पूरी की पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो आज का वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको कितना फायदा हुआ है इसके बारे में सोचेगा और इस चैनल के बारे में सोचेगा। अगर आपको सब्सक्राइब करना तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो कर दीजिए। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना क्या कैसा लगा है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और इसी प्रकार से फुल हर टॉपिक में फुल जानकारी लेकर आऊंगा, तो बने रहेंगे इस चैनल पे आप और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए, थैंक यू।